स्टडी नोट्स। प्राचीन काल के प्रमुख वंश, महाजनपदों का विकास। ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ। इसने जनपद राज्यों के निर्माण हेतु उपयुक्त परिस्थिति बनाई। बुद्ध के समय 16 बड़े बड़े राज्य थे। ये महाजनपद कहलाते थे। मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती 4 सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक गोदावरी के किनारे अवस्थित था। बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का लिच्छवी था। मगध साम्राज्य की स्थापना व विस्तार। हर्यक वंश। बिंबिसार हिरण्यक या हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय उसे गिरिवर्ज कहते थे। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली को मगध में मिलाया। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयीन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन शासन की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। उदयीन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। नंद वंश। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध की सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया। विजय के स्मारक के रूप में वे कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे। ये सभी घटनाएं महापद्नंद के शासनकाल में घटित हुई। उसने अपने को एकराट कहा है। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 295 ईसा पूर्व प्रमुख मौर्य शासक। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया, जो सिंधु नदी के पश्चिम में राज करता था। अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार तथा उड़ीसा और बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी थे। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला चोटी के नगर थे। सम्राट अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था और अपने 99 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। प्राकृत में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मणी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भागों में ये खरोष्ठी और आरामाइक लिपियों में है और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरामाइक और यूनानी दोनों है। अशोक के अभिलेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने केवल एक युद्ध किया, जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है।
अशोक के अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1,50,000 बंदी बनाए गए। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपना शांति दूत भेजा। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना धर्म प्रचारक भेजा। अशोक ने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर अशोक ने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जुक या लजुक कहलाते थे और इन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार ही बल्कि दंड देने का भी अधिकार सौंपा गया था। कंधार अभिलेख से मालूम होता है कि अशोक की नीति की सफलता बहेलियों और मछुआरों पर भी हुई और उन्होंने जीव हिंसा को त्याग कर और संभवतः स्थिरवासी होकर कृषक का जीवन अपना लिया। धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रा बहाल किए। अपने साम्राज्य में न्याय कार्य करने के लिए अशोक ने रज्जुकों की भी नियुक्ति की। अशोक कर्मकांडों का, विशेषतः महिलाओं में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। अशोक ने कई तरह के पशु पक्षियों पर हिंसा पर रोक लगा दी और उनकी राजधानी में तो प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध था। देश के एकीकरण में अशोक ने ब्राह्मी, ख्रोष्ठी, अरामाइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं आजीवकों को दान में दी। अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराण के अनुसार अशोक के बाद गद्दी पर कुणाल बैठा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य शासन। कौटिल्य ने राज्य के साप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया है कि राजा का आदेश अन्य आदेशों से ऊपर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की कुल संख्या 4 थी। अशोक के समय कुल 5 प्रांत थे। प्रांतीय शासक कुमार कहे जाते थे। प्रांत आहार या विषम में विभक्त थे। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। प्राचीन इतिहास के किसी भी अन्य काल में हम इतने सारे अधिकारियों को नहीं पाते जितने मौर्य काल में। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अधिकतर अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। उच्चतम कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, जिन्हें उदारतापूर्ण पारितोषिक मिलता था। उन्हें 48,000 पन की भारी रकम मिलती थी। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पन मिलते थे। हालांकि कुछ कर्मचारियों को महज 10-20 पन ही दिए जाते थे। तीर्थों की कुल संख्या 18 थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाए तो लगेगा कि राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वास्तुकला। पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर मौर्य ने ही आरंभ किया। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजा प्रासाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजा प्रासाद। मौर्य शिल्पी पत्थर पर पालिश करने में दक्ष थे। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण है बराबर की गुफाएं, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पढ़ेंगे स्टडी नोट्स में मौर्योत्तर काल।